खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। शाह अब्दुल्ला के बाद सऊदी अरब का मुस्तकबिल क्या होगा? खादिम हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। 91 साला शाह अब्दुल्ला पिछले साल दिसंबर से जेरे इलाज थे। शाह अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद शाह सलमान सऊदी अरब के नए शाह होंगे। शाह अब्दुल्ला के गुजर जाने से आलम इस्लाम ने एक बड़ा रहनुमा खो दिया है। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने अहम रोल अदा किया था। क्या शाह अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद सऊदी अरब की सियासत में कोई तब्दीली आएगी? इसके अलावा हम बात करेंगे दिल्ली में इंतखाबी तशहीर पूरे शबाब पर है। हर तरफ से इल्जामात की बारिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने किरण बेदी और वीके सिंह पर शदीद इल्जामात लगाए हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि किरण बेदी और वीके सिंह बीजेपी के लिए पहले से ही सॉफ्ट रुख रखते थे। वहीं अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल और किरण बेदी दोनों ने अन्ना को धोखा दिया है। क्या अन्ना के दोनों सिपहसालारों ने सियासत में कदम रखकर कोई गलती की है? केजरीवाल और किरण में से दिल्ली के लिए बेहतर सीएम कौन हो सकता है? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा जब हम शाह अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद पूरे खित्ते में क्या तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं, उसका असर खित्ते में क्या पड़ने वाला है, आलम इस्लाम और दुनिया की सियासत पर क्या पड़ने वाला है, इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। और जब हम दिल्ली की सियासत के बारे में बात कर रहे होंगे तो हमारे साथ और भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के कई रहनुमा फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। 91 साला शाह अब्दुल्ला पिछले साल दिसंबर से जेरे इलाज थे। वो फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे और गुज़श्ता कई दिनों से ट्यूब के जरिए सांस ले रहे थे। मकामी वक्त के मुताबिक देर रात तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी तदफीन जुमे की नमाज के बाद की गई, जिसमें कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। शाह अब्दुल्ला के बाद शाह सलमान सऊदी अरब के नए शाह होंगे। 2 बरस कबल शाह अब्दुल्ला ने उन्हें शाहजादा नाइफ बिन अब्दुल अजीज की वफात के बाद वली अहद नामजद किया था। सलमान की जगह मरहूम शाह अब्दुल्ला के भाई शाहजादा मुकरन नए वली अहद होंगे। शाह अब्दुल्ला ने 2005 में इख्तिदार संभाला था। आलम इस्लाम और मगरबी ममालिक में उन्हें कदरे एतदाल पसंद लीडर तस्वुर किया जाता था। उनके दौर में सऊदी मीडिया को हुकूमती कामकाज पर किसी हद तक तनकीद की इजाजत हासिल थी। वो खवातीन के काम करने को लेकर भी सख्तगीर मौक़िफ़ इख्तियार करने के हक में नहीं थे। शाह अब्दुल्ला के इंतकाल पर दुनिया के तमाम लीडरान ने अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि कुछ रोज कबल उन्होंने शाह सलमान को फोन कर मरहूम की सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया था। सऊदी अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शाह अब्दुल्ला के इंतकाल से दुनिया ने एक बाअसर आवाज खो दिया। उधर अमरीकी सदर बराक ओबामा ने शाह अब्दुल्ला के इंतकाल को नाकाबिल तलाफी नुकसान बताया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब। सैयद फैसल अली साहब, आपने सऊदी अरब में वक्त गुजारा है, आप वहां मीडिया से जुड़े रहे हैं, आप वहां अरब न्यूज से वाबस्ता रहे। क्या लगता है आपको, आप एक सहाफी के तौर पर शाह अब्दुल्ला के दौर को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने अच्छा खासा दौर गुजारा है वहां? देखिए खालिद, एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह का दौर रहा है शाह अब्दुल्ला का, हालांकि वो 2005 में बादशाह बने, लेकिन 1995 से यानी कि किंग फहद के दौर से ही वो पूरा कामकाज देख रहे थे। क्योंकि शाह फहद पूरे तौर पे बीमार रहते थे, स्ट्रोक उनको हुआ था, तो उसके बाद से हमेशा शाह अब्दुल्ला ने ही जो करना था सारी चीजें की हैं। और 20 साल का एक तरह से समझिए 1995 से लेकर 2015 तक का जो उनका पीरियड रहा है, तकरीबन 19-20 साल का, वो शाह फैसल के बाद का सबसे बेहतरीन दौर माना जा सकता है सऊदी अरब की तारीख में।
بہت ساری چیزیں کی. حالانکہ جب وہ بادشاہ بنے تھے تو یہ مانا جا رہا تھا کہ بہت ہارڈ لائنر ہیں اور ان کی حکومت میں کچھ بہت زیادہ سخت چیزیں ہوں گی, لیکن ہوا اس کا بالکل برعکس. انہوں نے بہت ساری چیزیں کی. جیسے ایک دو چیز آپ کو بتائیں کہ دو بڑی چیزیں ان کی ہیں جس کو لوگ یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کی جو لڑائی تھی وہ بہت ہی افیکٹو تھی, اور یہی وجہ تھا کہ آج القاعدہ جو مکہ سے شروع ہوئی, جدہ سے شروع ہوئی, وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. ایک طرح سے کہیے کہ بالکل اس کا کوئی وہاں پہ وجود اب سعودی عرب میں نہیں ہے. حالانکہ دوسرے ملکوں میں اس کی ابھی بھی ریلیونس ہے, لیکن سعودی عرب میں القاعدہ بالکل ایک طور پہ ختم کر دی. دہشت گردی کے خلاف انہوں نے نو کمپرومائز اور نو ٹالرنس کا اپنا اسٹینڈ رکھا. اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو بہت کھولا ہے انہی کے دور میں, اور یہ انہی کا قد تھا شاہ عبداللہ کا کہ انہوں نے وہاں پہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو جدہ سے آگے 80 کلومیٹر آگے تھوربا میں کھولی تھی وہ قائم ہوئی, اور وہاں پہ پہلی بار کو ایجوکیشن جیسی چیز کو عمل میں لایا گیا, اور ایک بہت بڑی ریسرچ اورینٹڈ ایک یونیورسٹی بنائی گئی جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے. حرمین کی جو توسیع ہے وہ بھی ہوئی. اور اس سے بڑی بات آپ کو بتائیں, معاف کیجیے گا, کہ عرب پیس پلان جس کے لیے رہتی دنیا تک وہ جانے جائیں گے. حالانکہ اس پہ بہت مثبت پہل نہیں ہوئی, لیکن آج جب عبداللہ نہیں ہیں تو اس سے کچھ دن قبل سے پھر سے بات ہو رہی تھی کہ عرب پیس پلان جو شاہ عبداللہ نے پروپیگیٹ کیا تھا, پروموٹ کیا تھا, سامنے رکھا تھا, اس پہ پھر سے بات چیت شروع ہو. اور کنفلکٹ ریزولوشن میں ان کی مہارت تھی. جس طرح سے یہ جو عرب اسپرنگ پورے عرب خطے میں دوڑی تھی, اٹھی تھی, اس کو اگر کسی طرح سے ختم کیا گیا اور سعودی عرب تک نہیں آنے دیا گیا, وہ کہیں نہ کہیں ان کی ایڈمنسٹریٹو اسکل کا ہی نتیجہ تھا. جی, یعنی وہ ہر طرح سے کہیں ایک بااثر رہنما بھی تھے. ڈاکٹر محمد سہراب صاحب ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہیں. ڈاکٹر محمد سہراب صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں شاہ عبداللہ کی موت کے وفات کے بعد خطے میں جو سیاست ہے, خطے پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے, اور آپ مجموعی طور پر کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ سعودی پالیسی میں چاہے اس خطے سے معاملہ ہو یا بین الاقوامی سطح پہ ہو, کوئی بنیادی فرق نہیں پڑنے والا ہے. شاہ عبداللہ کا جو دور رہا ہے وہ بہت ہی اس خطے کے لیے نازک دور رہا ہے. 9/11 ان کے زمانے میں ہوا جس وقت یہ افیکٹو پاور انہی کے ہاتھ میں تھا, اور 9/11 نے جس طرح کے پیراڈائم شفٹ کیا اس ریجن کے اور مغربی دنیا سے خصوصی طور پر امریکہ کے ساتھ جو رشتے کا, وہ بالکل ہی جس طرح سے انٹیلیجنٹ وے میں اور جس طرح سے اسمارٹ وے میں انہوں نے ڈیل کیا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ رہ کر ہی رہے گا. جہاں تک کہ ان کے وفات کے بعد کا معاملہ ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح کے کسی بھی پالیسی میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. سعودی عربیہ کی جو پالیسی ہے اس کی اپنے عقائد, اپنے تاریخ اور اپنے مفاد کو لے کر ہی بنا ہے, اور اسی پر وہ قائم اور دائم ہے. اب جہاں تک فیوچر کے مستقبل کے پالیسیز کا معاملات ہے تو تمام ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس خطے میں کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے, اور تمام تبدیلی سعودی عربیہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس وقت تمام اس خطے میں کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے اس کی ریموٹ جو ہے واشنگٹن اینڈ تیل اویو اینڈ لندن میں ہے, وہ کس طرح سے ایک طرح کے جیو اسٹریٹجک سچویشن کو وہاں پر نئے طریقے سے کریٹ کر رہے ہیں, اور کس طرح سے سعودی اسٹیٹ ریسپونڈ کر رہا ہے. تو یہ قبل از وقت ہے کہنا, ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں جان نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بنیادی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. سعودی عربیہ جس ترقی کے راستے پر گامزن ہے اس پر گامزن رہے گا. جو فورن پالیسی کی جو بنیادی اصول ہیں جس پر وہ قائم اور دائم ہے وہ رہے گا. مغربی دنیا سے اس کی خواہش تھی اور ہے کہ اس کے تعلقات بہتر رہے اور وہ بہتر ہی رکھا جائے, اس پر رہے گا. لیکن وہ کس طرح کے تعلقات ہیں وہ مغربی دنیا جانتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو کنگ عبداللہ نے ثابت کر کے دکھایا کہ اس نازک دور میں بھی سعودی عربیہ کے داخلی معاملات میں کسی کو مداخلت کرنے کا حق نہیں دیا. امریکہ جس طرح سے ٹیررزم کے نام پر پوری دنیا میں مداخلت کیے ہوا ہے, اس طرح سے سعودی عربیہ ان کے زمانے میں جو اس کے اینٹی ٹیررزم جتنے بھی میجرز تھے وہ خود کے ڈیوائس کیے ہوئے تھے اور خود سے اس نے امپلیمنٹ کیا. انہوں نے کسی سے انٹیلیجنس شیئرنگ تک بات ہوئی, لیکن اسٹریٹجی کے معاملات میں, حکمت عملی کے معاملات میں اور اس کو نافذ کرنے کے معاملات میں کسی کا دخل نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہوئے جس طرح سے صاحب فیصل علی صاحب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا.
कि उन्होंने किसी को अपने अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देने दिया, और मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी कायम रहेगी। जी सैयद फैसल अली साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद फराब साहब? जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह के शाह अब्दुल्ला का मामला रहा है, शाह अब्दुल्ला एक बात समझ लीजिए कि वहां पे एक तरह से उनको ऐसे देखा जाता है 32 दांतों के बीच में एक जबान, और ये जबान वो थी जो हर चीज पे सवाल उठाती थी, बात करती थी। बहुत बड़ा कद था, मैं अगर अंग्रेजी में उनको कहूं, ही वॉज ए स्टेट्समैन पार एक्सीलेंस। उन्होंने इंटरफेस डायलॉग किया, अरब पीस प्लान किया, टेररिज्म से लड़ने की चीजें की, बहुत सारी चीजें की। और जहां तक रहा फॉरेन पॉलिसी का मामला, तो फॉरेन पॉलिसी हमेशा, चाहे वो अमेरिका से दोस्ती की बात हो या वेस्ट से दोस्ती की बात हो, वो हर मुल्क फॉरेन पॉलिसी अपने मफाद को, अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रख के बनाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सारे मुल्क यही करते हैं, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, सब अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को रखता है। लेकिन शाह अब्दुल्ला के साथ एक अच्छी बात यह थी कि न सिर्फ वो सऊदी अरब के साथ थे, बल्कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम दुनिया का भी उनको अपना रहनुमा मानता था, और उनकी आवाज को सुनते थे लोग। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, चाहे वो हमास का मामला हो, चाहे वो फिलिस्तीन का मामला हो, चाहे वो लीबिया का मामला हो, यहां तक कि अरब लीग में भी क्या होगा, लोग शाह अब्दुल्ला की तरफ देखते थे। ओआईसी में क्या होगा, शाह अब्दुल्ला की तरफ। वो मुस्लिम दुनिया की एक बहुत बड़ी आवाज थी और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जहां तक सवाल है सलमान साहब का, सलमान साहब भी एक बात याद रखिए कि वो हैं जो 50 साल तक, 5 डिकेड्स वो रियाद के गवर्नर रहे, और उनके दौरे हुकूमत में जब वो गवर्नर थे तो रियाद ने काफी तरक्की की है। तो ऐसा नहीं कोई इनएक्सपीरियंस्ड आदमी है, और ये भाई सब बहुत कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। तो ये भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत ही समझदार आदमी है। फॉरेन पॉलिसी में कोई शिफ्ट का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन जो स्टेचर था किंग अब्दुल्ला का, जाहिर सी बात सलमान का वो नहीं है। लेकिन किसी हालत में ये नहीं कहा जा सकता है कि अब सऊदी अरब के ऊपर किसी तरह कोई सवालिया निशान होगा कि अब यहां से कहां। बहुत ही मजबूत फाउंडेशन पे सऊदी अरेबिया को अब्दुल्ला ने खड़ा किया हुआ है, और मुझे लगता है कि जिस तरह का इनका निजाम है, अपना एलिजेंस काउंसिल है, आपस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छे से वली अहद भी हो गए और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए, दूसरे जो है मुकरिन साहब उनको, और उसके बाद मोहम्मद बिन फायद जो पहले जो वली अहद थे, नाइफ प्रिंस नाइफ, उनके बेटे हैं, उनको भी फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो कहीं पे किसी तरह कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, और ये हाउस ऑफ सऊद या सऊद के अहले सऊद के हक में भी है कि किसी तरह कोई तनाजा नहीं हो। फॉरेन पॉलिसी में किसी भी मुल्क में, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या मोनार्की हो, वहां पे बादशाह और हुक्मरान के बदलने पे फॉरेन पॉलिसी में कोई एकाएक शिफ्ट नहीं दिखता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शाह अब्दुल्ला के जाने के बाद मुस्लिम दुनिया में एक खला जरूर है जिसको भर पाना मुश्किल होगा। जी डॉक्टर मोहम्मद फराब साहब, अगर हम आलमी इस्लाम की बात करें तो कहीं ना कहीं से यह हकीकत है कि आलमी इस्लाम उनकी तरफ रुख करता था, उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता था। आलमी इस्लाम में एक खला पैदा हुआ है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की जो शाह सलमान हैं कहीं ना कहीं से उस कमी को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि कद वाकई बहुत बड़ा था शाह अब्दुल्ला का? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनका बहुत ही डेफिनेट रोल था, और बहुत ही क्राइसिस के दौर में उन्होंने एक शेप दिया था, और क्राइसिस के दौर में एक डायरेक्शन दिया था। इस बात से इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन सऊदी फॉरेन पॉलिसी में जो लोग बराह रास्त शामिल थे और हैं, और वही मुस्तकबिल में वही कंटिन्यू किए हुए हैं, वो पूरी टीम की टीम मौजूद है, उसी स्पिरिट, उसी विजन के साथ। और वो जो आज किंग बने हुए हैं सलमान साहब, उनके वो साथ हैं। तो जिसके वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर खुद वहां का फॉरेन मिनिस्टर जो सऊद साहब हैं, जो वहां के पहले इंटेलिजेंस के हेड रह चुके हैं तुर्की अल फैसल साहब, ये तमाम लोग बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, और इन लोगों ने कई डिकेड्स देखा है ग्लोबल पॉलिटिक्स को, और इन लोगों ने बहुत ही उसमें एक्टिव रोल प्ले कर किया है। तो वो पूरी टीम मौजूद है, इस बात से इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा और ये कहना कि असर पड़ेगा, ये दोनों एक तरह के इमेजिनेशन पर बेस कर रहा है, इसलिए कि उनकी स्टेचर वाकई में बड़ी मजबूत थी। लेकिन अब ये किस तरह से है, इनसे नाउमीदी की कोई हमें फेजा भी नहीं दिखाई दे रहा, उस तरह की कोई चांस भी नहीं रहा कि टीम मौजूद है। लेकिन ये हकीकत है जो फैसल अली साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ा फिगर मुस्लिम वर्ल्ड से जिसके अंदर ये सलाहियत थी कंसेंसस को पैदा करना, डिसीजन को फोर्स करना, वो हमारे बीच से नहीं है। अब उसका असर क्या पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन पूरी उम्मीद ये है कि सऊदी लीडरशिप उस काम को फिर बखूबी अंजाम देने में कामयाब रहेगी, यानी किसी न किसी तरह के वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा, इसलिए कि वो तमाम टीम मौजूद है
और विजन वही है, किताब वही है, स्क्रिप्ट वही है, डायरेक्शन वही है। तो इस रोशनी में मैं ये कह सकता हूं कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक ऐसे स्टेचर का जाना हुआ कि जो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर रहा है मुझको भी, फैसल अली साहब को भी और आपको भी और दुनिया के तमाम एक्सपोज पर्सन के लिए भी। जी, सैयद फैसल अली साहब कहीं ना कहीं से एक मॉडरेट चेहरा भी थे, क्योंकि आमतौर पर जो सऊदी हुक्मरान है या सऊदी सोसाइटी है उसको कहीं ना कहीं से ये माना जाता है कि वो रोशन ख्याल ज्यादा नहीं, ये एक जनरल परसेप्शन रहा। वैसे में शाह अब्दुल्ला का एजुकेशन को लेकर उनकी जो पॉलिसी रही, फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ टेररिज्म को लेकर जो मामला रहा, खवातीन को लेकर जो उनका नजरिया था, क्या वाकई वो वही नजरियात कंटिन्यूड रहेंगे? देखिए, पर्सन टू पर्सन चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। शाह अब्दुल्ला के साथ सबसे अच्छी बात यह थी कि बहुत ही खुश मिजाज थे, बहुत वार्म थे। अगर आप उनसे मिलिए या आपकी अगर आमना सामना हो तो बहुत वार्म थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत समझा के बात करते थे, और पर्सनैलिटी ऐसी थी जो अगले को ओवरशैडो करती थी। तो अगला पहले ही कहीं ना कहीं उनके असर में आता था, और उसके बाद जाहिर सी बात है राह उनके लिए हमवार हो जाती थी, वो अपनी चीजों को करवा लेते थे। और यही वजह है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, चाहे मिडिल ईस्ट का हो या मुस्लिम दुनिया के दूसरे हिस्से का हो, उसमें इनकी तरफ लोग रुजू करते थे। ये अपने तौर पे एक बहुत मुस्तरद बात है। लेकिन उसके साथ एक चीज और थी, बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा एजुकेशन के हवाले से उनके दौरे इख्तिदार में जब तक वो रहे बादशाह, और बादशाह से पहले भी 1995 से 2005 तक जो वो रीजेंट थे, तब भी उन्होंने स्कूल को, कॉलेजेस को बहुत ज्यादा फरोग दी। उसके बाद इकोनॉमी को ओपन किया। आप ये देखिए कि जिस तरह से पूरी दुनिया जब ये कह रही थी कि अब सऊदी अरब क्लैश करेगा, जब फहद का इंतकाल हुआ था और शाह अब्दुल्ला आए थे, तो ये लग रहा था कि बहुत कट्टर हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन वो सारी चीजों को उन्होंने नाकारते हुए बहुत सारी नई शुरुआत की। और उन्हीं के दौरे हुकूमत में औरतों को ड्राइविंग का राइट मिले या नहीं मिले, इस पर बहस हुई। उस वक्त मैं अरब न्यूज का एडिटर था और ये खबरें आती थी। पहले हम लोग सोचते थे इसको लेना है या नहीं लेना है, किस तरह से लेना है, लेकिन फिर क्लियर ये बात हो गई कि ये डिबेट हो रहा है सोसाइटी में, तो डिबेट के ऊपर किसी तरह से रोक ना लगाई जाए। और हम लोगों ने काफी खुल करके उन सारी चीजों को हाईलाइट किया अखबार के जरिए से। प्लस ये कि जिस तरह से उन्होंने कुछ मीडिया को भी आजादी दे रखी थी कि वो हुकूमत की तनकीद कर सकते हैं। ये आजादी पहली मर्तबा शायद सऊदी अरब में किसी, और इसी वजह से जब तहरीर स्क्वायर का मामला हुआ, इजिप्ट का मामला हुआ, और दूसरे खित्ते में जब ये अरब स्प्रिंग फैली, तो लोग सोच रहे थे किस तरह से रिपोर्ट किया जाए, इसलिए कि हर का ये मानना था कि इसके बाद ये सऊदी अरब की तरफ रुख होगा इसका। लेकिन हम लोगों को, मुझे याद है उन दिनों में वहीं था 2012 तक, कि पूरा खुल करके, और ये भी याद रहे कि हुस्नी मुबारक पूरे तौर पे शाह अब्दुल्ला के जाती तौर पे दोस्त थे, लेकिन हम लोगों ने हर तरह से उनकी मजम्मत जहां होनी थी वहां मजम्मत भी की, और उनके खिलाफ जिस तरह की चीजें थी वो सारी चीजें लिखी। तो कहीं ना कहीं वो एक रिफॉर्मिस्ट थे, लेकिन कॉशियस रिफॉर्मिस्ट थे। उन्होंने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेस किए, लेकिन कॉशियसली किए, संभल के किए। और मेरे ख्याल से यही मुनासिब, इसलिए किसी सोसाइटी में रेडिकली चेंज आप लाना चाहें, रेडिकल चेंज लाना चाहें, तो उसका रिजेंटमेंट होता है, उसको लोग रेजिस्ट करते हैं। लेकिन कॉशियसली और स्टेडली अगर आप करते हैं और समझ करके, समझ बूझ करके, सोच समझ के, तो उसका खैर मकदम होता है और वो कामयाब होता है। यही अब्दुल्ला ने किया। जी, यानी हम उम्मीद करते हैं कि जो लिगेसी छोड़ी है शाह अब्दुल्ला ने, वो सऊदी अरब में कायम रहेगी। चूंकि जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद सराफ साहब ने फरमाया कि पूरी टीम वही है, पूरा उनका, और जो उनके साथ काम कर रहे, उनके विजन को आगे बढ़ाने वाले लोग जो थे वो वही हैं। और दूसरे जी की आइडियोलॉजिकल कोई डिफरेंसेस नहीं, जैसे हिंदुस्तान के हवाले से बात करें या अमेरिका के हवाले से बात करें, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है, दो बड़ी सियासी जमातें जिनकी आइडियोलॉजी, फिलॉसफी और जो फॉरेन पॉलिसी की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ होती हैं। तो वैसा कोई निजाम सऊदी अरब में नहीं है। शाह अब्दुल्ला के जो भाई हैं सऊद अल फैसल, वो हैं, और वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। उसका जो सबसे बड़ा वहां पे फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट है, जो अब्दुल्ला का एडवाइजर भी था, आदिल अल जुबैर। अब ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आदिल अल जुबैर जो वहां की फॉरेन पॉलिसी ये करते थे, उनका क्या रोल रहता है। लेकिन आदिल अल जुबैर नॉन रॉयल हैं, रॉयल फैमिली के नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी सिस्टम में। अमेरिका में सफीर हुए, पहले नॉन रॉयल जो अमेरिका में सऊदी अरब का सफीर हुआ, उसका क्या होता है, किस तरह से होता है, ये सारी चीजें वक्त आने पे इसके बारे में तज्जिया किया है। जी, यानी पूरी टीम वही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज नहीं है। इस वजह से उम्मीद की जा सकती है कि सऊदी अरब में जो लिगेसी छोड़ी है शाह अब्दुल्ला ने, वो कंटिन्यू करेगी। वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद सराफ साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
सैयद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं। इंतखाबात की जो मुहिम है, जो तशहीरी मुहिम है, वो अपने शबाब पर है और तमाम तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला भी जारी है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं और गुफ्तगू में फोन लाइन के जरिए चंद लीडरान भी शामिल हो रहे होंगे। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोज़ा। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और इस सेगमेंट में हम दिल्ली की सियासत पर बात कर रहे होंगे और चंद लीडरान भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। आम आदमी पार्टी लीडर और अन्ना आंदोलन के अहम रुकन कुमार विश्वास ने किरण बेदी और वीके सिंह पर शदीद इल्जाम लगाया है। कुमार विश्वास ने बेदी और वीके सिंह के कारनामों को उस मुहिम के साथ सौदा करने से मुआवजा किया है। उनका कहना है कि किरण बेदी बीजेपी के लिए पहले से ही सॉफ्ट रुख रखती थीं। किरण का कहना था कि जिस आंदोलन का रुख बीजेपी पर नरम रहेगा वो उसी में साथ रह सकती हैं। कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मुहिम और बीजेपी लीडर नितिन गडकरी के घर के बाहर हुए मुजाहरे के बेदी खिलाफ थीं। थैंक यू। स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद फैसल अली साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं चंद लीडरान। सैयद फैसल अली साहब, एक तो जो तशहीरी मुहिम है वो अपने शबाब पर है ही, इस दरमियान कुमार विश्वास आते हैं और वो ये कहते हैं कि चूंकि किरण बेदी और वीके सिंह दोनों सियासत के खिलाफ थे, दोनों सियासी, कोई भी बात अगर सियासी करता था अन्ना आंदोलन के दरमियान तो वो उसे बाहर तक कर देते थे स्टेज से। और उन्होंने वीके सिंह का हवाला दिया कि जब अन्ना बैठे हुए थे अनशन पर रालेगंज सिद्धि में, तो उस वक्त संजय सिंह को उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए स्टेज से किनारे कर दिया था कि वो सियासी बात कर रहे थे और सियासत में दाखिल होने की बात कर रहे थे। और वही वीके सिंह अब सियासत में शामिल होकर अपना जो जाती मफाद है उसको हासिल कर लिया उन्होंने। उसी तरह से किरण बेदी पर सवाल उठाएं। इस इल्जाम को आप कैसे देखते हैं इस इलेक्शन मुहिम के दौरान? देखिए, सबसे मजेदार बात यह है खालिद कि ये जो दिल्ली का असेंबली इलेक्शन है ये 2020 क्रिकेट मैच की तरह हो गया है। हर आदमी कहीं ना कहीं, हर पार्टी, हर लीडर स्कोर करने की फिराक में कैसे ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर किया जा सके। कोई किरण बेदी को बेईमान बना रहा है, कोई अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठा रहा है। हर तरफ से इसी तरह की छीटाकशी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिन पे ये माना जा रहा था कि दिल्ली का इलेक्शन लड़ा जाएगा, पानी, बिजली, सड़क और मकान, ये कहीं ना कहीं पीछे चले गए। अब देखिए, पिछले 2-3 दिन से इन पे कोई बात नहीं हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि उन मुद्दों पे लाया जाए, इसलिए कि उन मुद्दों पे ही उसकी जीत और हार है, लेकिन जानबूझ करके वो सारे मुद्दे डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं। सवाल जहां तक है वीके सिंह और किरण बेदी का, तो किसको शक था कि ये लोग बीजेपी के लोग नहीं है या बीजेपी से इनकी हमदर्दी नहीं है? पूरे तौर पे इन लोगों की शुरू से, और एंटी कांग्रेस तो किरण बेदी थी और उनके पास वजह भी थी कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही उनको दिल्ली का पुलिस चीफ नहीं बनने दिया गया था और वो डिजर्व करती थी। हालांकि कोई एक बहुत बड़ा तबका ये वो भी है ब्यूरोक्रेट्स का और सीनियर पुलिस ऑफिशियल का जो मानता है कि नहीं, वो डिजर्व नहीं करती थी। तो जाहिर सी बात है, जब उनसे जो डडवाल साहब उनसे जूनियर
सीनियर थे उनको बनाया गया पुलिस कमिश्नर, और वो कांग्रेस की हुकूमत में हुआ था, तो कांग्रेस से उनका गुस्सा होना, नाराज होना बिल्कुल जायज है। और जब ऐसा होगा और आप कहीं ना कहीं इस तरह के एजिटेशन करके पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो रहे हैं तो आप उस जमात की तरफ सॉफ्ट होइएगा जो उसकी मुखालिफ है, तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात है पहले दिन से सॉफ्ट थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि उनके सारे लोग वो पे पहले जब ये इल्जाम लगता था कि ये भाजपाई और आरएसएस के स्पॉन्सर्ड लोग हैं तो उस वक्त तो वो उसका की मुखालफत करते थे, आज खुद कह रहे हैं जी, तो आज खुद कर। इसी का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए। इरफानुल्लाह खान साहब, सईद फैसल अली साहब जो सवाल कर रहे हैं, आपके पास उसका क्या जवाब है कि पहले इन्हीं पर जब सवाल उठते थे कि ये कहीं ना कहीं से राइट विंग के लोग हैं आम आदमी पार्टी में, तो आप ही के लोग डिफेंड करते थे? नहीं, देखिए, जहां तक फैसल भाई को मैंने सुना है वो सही कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, इश्यूज की बात होनी चाहिए थी, और हमारी पार्टी बार बार कोशिश कर रही है और पिछले 3 महीने से दिल्ली डायलॉग के शुरू किया है कि किस तरह से मुद्दों पर लाएं पूरे दिल्ली के अवाम को, और एक मरतबा तो इस मुल्क के अंदर इशू बेस्ड इलेक्शन हो जाए, इश्यूज पे इलेक्शन हो जाए, मसाइल को सामने रखकर वोट हो जाए, नेगेटिविटी जो है लोगों के जहन में वो खत्म हो और एक पॉजिटिव वोटिंग हो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि फिर इलेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ ले जाया जा रहा है जिस तरह से मुल्क में जो रिवायती इलेक्शन होते थे उसी तरह का बनाया जा रहा है। जहां तक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात है, वो एक मूवमेंट था बहुत बड़ा, लेकिन जब भी कोई मूवमेंट होता है और मास बेस्ड मूवमेंट होता है उसमें हर तरह के, हर फिक्र के लोग, हर तबके के लोग आ जाते हैं। उसको इस तरह से नहीं आंकना चाहिए कि वो किसी एक ग्रुप का था या किसी एक विंग का था, लेफ्ट था, राइट था, सेंटर था। हम ये समझते हैं कि जब से हमारी पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ अवामी पार्टी है, अवाम के मसाइल को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वो कितना लेफ्ट है, ना राइट है, ना सेंटर है, वो तो एक मुल्क की एक ऐसी अजीब और गरीब पार्टी बनी है जिसमें सबको लेकर साथ रखकर लेकर चलना चाहते हैं। अभी जो बात चल रही है इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो लीडर्स थे या उस वक्त जिन लोगों ने उस तहरीक चलाई थी, उसका सरोकार मैं समझता हूँ ठीक है, पार्टी तो बनी है, लेकिन उसका पार्टी से कोई लेना देना आज की तारीख में नहीं है। जी, इरफानुल्लाह खान साहब आप लाइन पर बने रहिए। सईद फैसल अली साहब के कुछ सवालात हैं। नहीं, इरफानुल्लाह साहब जो बात कह रहे हैं उसमें दम है। एक बात इनकी जो मुझे लग रही है कि जानबूझ करके ये कोशिश की जा रही है कि मुद्दों पे बहस नहीं हो और केजरीवाल और उनकी जमात को इधर उधर की चीजों में फंसाया जाए। तो मुझे लगता है इन लोगों को खुद ये समझना चाहिए कि ये हो रहा है और इनको मुद्दों पे बात करनी चाहिए। इनको उधर से अगर कुछ हो रहा है तो उसका जवाब उसी तरीके से देने में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। एक दूसरी बात ये कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बहुत अच्छी बात कही कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 74 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी पार्टीज के लोग थे, बहुत सारे लोग थे, और आज हिंदुस्तान में मौजूदा दौर में उसी मूवमेंट से निकले हुए लोग, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल रोल में दिख रहे हैं। तो इससे ये नहीं मानना चाहिए कि उसमें भाजपा के लोग ज्यादा थे। हाँ, उसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले हुए लोग आज दिल्ली की सियासत में हैं और उसमें ज्यादातर लोग भाजपा में चले गए हैं। ये एक फिक्र की बात है, ये एक सोच की बात है कि कहीं ये पूरा मूवमेंट तो उधर से स्पॉन्सर नहीं हुआ था जो इन लोगों को नहीं समझ में आया, और ये बात हमेशा होती रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे इलेक्शन को एक नए सिमत में ले जाकर खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान की सियासत में एक नया रुख जो आता है, एक नई हवा, एक नई बयार, वो जरूर आई है। और इससे मान लीजिए इस बात को खालिद कि अगर किरण बेदी को आज सामने किया भारतीय जनता पार्टी ने भी, तो इसीलिए कि अरविंद केजरीवाल ने उस सियासत की शुरुआत की जिसमें अच्छे लोगों को सामने रखना पार्टियों की मजबूरी हुई। जी जी, इरफानुल्लाह खान साहब, क्या लगता है, क्या वाकई आप लोग भी कहीं ना कहीं से ट्रैप्ड हो रहे हैं? क्योंकि कुमार विश्वास का जो बयान है ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं से उस ट्रैप में फंसते नजर आ रहे हैं, वो भी जो दूसरी पार्टियां चाहती हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए किया जाए। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं और मैं समझता हूं कि यही होना चाहिए कि इलेक्शन को मुद्दों पर लाना चाहिए, इसे पर्सनालिटी कल्ट नहीं देना चाहिए, पर्सनालिटी बेस नहीं बनाना चाहिए। हम 2014 के ट्रैप में फंस गए हैं। देखिए, पार्लियामेंट में लोग, आवाम, और आज उसका एहसास हो रहा है उन्हें कि एक आदमी के लिए, एक शख्सियत के लिए हमने सारे इशूज पसे पुश डालकर एक शख्स के इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही थी, और आज उसके नतीजे ये हैं कि 10 महीने 9 महीने की सरकार में लोगों को मिला कुछ नहीं है, सिर्फ गुफ्तार के गाजी बने हुए हैं वो।
किरदार तो नजर आ नहीं रहा, अभी अमल तो नजर आ नहीं रहा। लिहाजा हम समझते हैं कि दिल्ली की सरकार तो ऐसी बन जाए, छोटा सा सूबा है, कि वो नमूना बन जाए पूरे मुल्क के लिए कि इशू बेस्ड सियासत भी हो सकती है, अवाम के लिए भी सियासत हो सकती है। पर्सनालिटीज को पैसे कुछ डालना चाहिए और इस गैस में मुझे लगता है नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का रेलिवेंस है अपनी जगह, तभी तो बीजेपी ने किरण बेदी को सामने लाए हैं। अपनी पार्टी के लोगों को छोड़कर, अपनी पार्टी के सीनियर कैडर को छोड़कर, स्वयं सेवक को छोड़कर अब वो जो जुआ खेलने जा रहे हैं किरण बेदी के नाम पर, तो मैं समझता हूँ उसका रेलिवेंस तो है, लेकिन उसके असल हकदार केजरीवाल है, ये आवाम जानते हैं अच्छी तरह से। उसके हकदार भाजपा नहीं है, उसकी हकदार आम आदमी पार्टी को बन सकती है। यही अरविंद केजरीवाल ने जो शुरुआत की, कहीं ना कहीं से तमाम पार्टियों की ये मजबूरी बन गई है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, कि वो उसको फॉलो करें। और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं से वो एक थ्रेट के तौर पर तो जरूर हो गए हैं कि अगर साफ शफाफ शबीह का उनके सामने उसी तरह के कद का लीडर नहीं खड़ा किया गया तो यकीनी तौर पर मुकाबला मुश्किल होगा। क्योंकि वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली का जो इलेक्शन है वो कम से कम मुद्दों पर हो, पर्सनालिटी कल्ट की बात ना हो और अवाम के मुद्दों पर हो, ये हम सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह खान साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए, और सैयद फैसल अली साहब आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।